नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त और एक नए सेशन को लेकर आ चुका हूं। इस सेशन में आपको कम्प्लीटली रूप से कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपसे काफ़ी दूर होगा और वह प्रश्न आपके लिए लाए हैं। और इस सेशन में हम देखेंगे कि आज जो है हमारा फिर से मैथ क्वेश्चन है, कुछ जीके का है और कुछ जीएस का भी है। और अभी का जो यह वीडियो है, यह जो सेशन है, लगभग 29वां सेशन चल रही है सेट प्रैक्टिस का। अब से आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो आइए हम लोग इस एग्ज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का हमारे पास जो है क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम कैसे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ऐसे जीव जो अपना स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं, ऐसे जीव जो अपना स्वयं भोजन नहीं बना सकते लेकिन भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तो परपोषी कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। यानी कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, मनुष्य अपना भोजन, अभी कहिएगा मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता नहीं, जिसमें प्रकृति के अनुसार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिस जीव में, वही अपना भोजन स्वयं बना सकता है। मनुष्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए मनुष्य जो है वह परपोषी है, उपभोक्ता है, वह दूसरे के जीवों पर, दूसरे के भोजन पर डिपेंड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत क्या क्या आता है? दोस्तों, पर्यावरण का जो जैविक घटक है जिसमें जीवन की संभावना होती है, वह पादप हो गया, प्राणी बल हो गया, यानी कि मनुष्य हो गया, या सूक्ष्म जीव हो गया, या कोई भी प्राणी में मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, तो वो सारा चीज आ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत व अस्थायी विकास का संबंध किस अवधारणा से? नवनियतिवादी अवधारणा से। दोस्तों, सतत एवं अस्थायी विकास का संबंध किस अवधारणा से? नवनियतिवादी अवधारणा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है। यानी कि पर्यावरण हो गया और पारिस्थितिकी हो गया, कुछ नियम पर डिपेंड करती है, कुछ आधारित होती है। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो बैरी कोमोर ने कहा था कि जितने भी जीव होते हैं, जितने भी पारिस्थितिकी होते हैं, यानी कि पर्यावरण होते हैं, वह किसी न किसी नियम पर ही आधारित होते हैं। और इसको किसने प्रतिपादित किया? इस नियम को बैरी कोमोनर ने प्रतिपादित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहेंगे? दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन, यानी कि मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहता है? मैकमोहन लाइन कहा जाता है, या फिर उसी को मैकमोहन रेखा भी कह सकते हैं। दोस्तों, आपको यह भी याद होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको रेड क्लिफ ने दर्शाया था, रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा बनी थी जिसका नाम था डुरंड, जो कि भारत और अफगानिस्तान था और फिर बाद में वही पाकिस्तान के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई है। कब हुई है? 12 अप्रैल 1988 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का है, विद्युत धारा, ताप और दाब कैसी राशि है? दोस्तों, विद्युत धारा, ताप और दाब जो होती है वह हमेशा अदिश राशि होती है। इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का मूल उद्देश्य यही है, अधिगम की प्रगति को मापना। अधिगम मतलब सीखना, सीखने की प्रगति को यह हमेशा मापता है। इसके माध्यम से मूल्यांकन, इसीलिए जांच होता है, परीक्षा होती है, कि ताकि आपका अधिगम कहाँ तक सीखे, कितना सीखे, ये चीज इससे पता चलता है। अधिगम की प्रगति को मापा जाता है, किससे? कि मूल्यांकन का। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा। ग्रीष्मकालीन जो मानसून बहती है, जो उत्पन्न होती है, उसकी दिशा किधर से होती है? दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर इस ग्रीष्मकालीन मानसून की जो होती है प्रवाह की दिशा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तो बिहार में। दोस्तों, बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बिहार में। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बिहार में है। वही घोसी पहाड़ी कहाँ है? हरियाणा में। दोस्तों, बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तो बिहार में है। घोसी पहाड़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। आपको याद रखना है, बटेश्वर पहाड़ी
बिहार, और घोसीपारी हरियाणा। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्रा से रिलेटेड है। माना दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। वहीं दीपू दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। माना दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। दीपू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं अघिल दर्रा कहाँ है? अघिल दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। अघिल दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूप, शूटिंग, अंडर कटिंग। ये सभी जो शब्द है किससे लिया गया? हॉकी से लिया गया। क्या क्या शब्द? स्कूप, शूटिंग, अंडर कटिंग। स्कूप, शूटिंग, अंडर कटिंग किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह हॉकी के खेल से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि, वानिकी एवं मत्स्यिकी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह है प्राथमिक क्षेत्र। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र को यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो हो गया उसमें कृषि क्षेत्र को ही कहा जाता है। कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी जो भी हो गया यह सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं को ओलंपिक में भागीदारी, महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब से शुरुआत हुई? दोस्तों दूसरा जो था ओलंपिक गेम था जो कि 1900 ईस्वी में हुआ था, उसी में महिला भी शामिल हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक सेवा रेखा एक दूसरे को काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय दोनों जो है एक दूसरे को काटती है? वह जो पठार है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड पठार पर भारतीय मानक समय और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को आर पार करती है यानी कि काटती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जिंक का है। दोस्तों एकदम इजी सवाल है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। और ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। भारत में किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती है? तो यह है बघेलखंड का पठार जहां पर एक दूसरे को वह काटती है। बघेलखंड का पठार। यहाँ से हमारा मैथ का क्वेश्चन शुरुआत होती है। 3 क्वेश्चन है मैथ का। पहला क्वेश्चन है वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 है। ठीक है, पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 है और इसमें कर रहा है 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना होना चाहिए? 28 होना चाहिए। तब पिता और पुत्र की उम्र ज्ञात करेंगे। ये ऑप्शन हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले योग देखते हैं। दोनों का योग कितना होना चाहिए? 33। 27 में 7 जोड़ेंगे 33 नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देते हैं 30 में 3 जोड़ेंगे 33 हो सकता है। और कहता है 2 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 28। तो 2 साल माइनस करते क्योंकि पहले का रहा है तो 30 में 2 साल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28। और 3 में 2 साल माइनस करेंगे क्या होगा? 1। तो 28 को 1 से गुना करेंगे, गुणनफल क्या आना चाहिए? 28, जो कि हमारा आ रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा यही होगा। ये होगा तो देखते हैं। 29 4 33 हो रहा है। 29 में से 2 जाएगा 27 और 4 में से 2 जाएगा 2। तो 2 इसलिए घटा रहे क्योंकि 2 साल पहले का रहा है। तो 27 दूनी 54 नहीं होगा और इसमें तो 1 में 2 घंटे में तो होगा ही नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी 30 और 3। पिता की उम्र 30 साल और पुत्र की उम्र 3 साल। 30 और 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नम्रता और दिव्या की आयु में अनुपात। नम्रता है और दिव्या है, दोनों की आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, उनकी आयु का योग, अच्छा दोनों की आयु का योग कितना है? 28 है। तो 4 3 7, 7 बराबर किसके हो जाएगा? 28 का, यानी कि 1 बराबर 4। तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, यानी कि अब जो अनुपात ये आ गया। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष बाद 16 4 20, फिर 12 4 16, 4 5 20, 4 चौका 16, यानी कि 5:4 हमारा सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। रमेश और सुरेश है। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, यानी कि रमेश जो है सुरेश से, अगर ये इसकी उम्र 1 मानते हैं 1 यूनिट तो यह हो जाती है 3, यानी कि रमेश जो है सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद क्या हो जाता है? रमेश सुरेश की आयु से 2 गुना बड़ा होता है। रमेश सुरेश की आयु से 2 गुना, 1 यूनिट इसका 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी? रमेश के फूल से ज़्यादा। तो देखते हैं इसका अंतर 2 का 1 का अंतर 1, तो 1 में यही गुना कर देंगे, यही रह जाएगा। और इन दोनों का अंतर 2 है, 3 में से 1 जगह 2, तो इसलिए 2 से गुना कर दिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2।
अब दोनों की उम्र का अंतर कितना हो गया, एक आ गया। एक बराबर क्या हो जाएगा, कितना वर्ष का रहा है, 2 वर्ष, तो 2। तो क्या पूछ रहा है, रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या हो गई, जो है ये, यानी कि यही था वर्तमान आयु, तो क्या होगा 3 गुना 6 हो जाएगा, 3 गुना 6 रमेश की वर्तमान आयु। ये था हमारा नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो कि समाप्त हो गया। दोस्तों ये था आज के लिए आपका प्रैक्टिस सेशन, जो कि आपके दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। और फिर हम लोग आगे मिलेंगे, और आज का वीडियो यहीं पर इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नया उमंग के साथ, और आप हमसे जुड़े रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।